मैंने कहा था जो हमारा टॉपिक रहेगा ये शिक्षण, व्यवसाय और कार्य की संतुष्टि, 8वां पॉइंट है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि विद्यार्थियों के जीवन कि में शिक्षक की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक विद्यार्थी के व्यक्तित्व में। अगर हम कहें जो छात्र होता है उसके जीवन में गुरु किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरीके से इसके मार्गदर्शक को प्रशस्त करता है, तो इसी पे हमारा टॉपिक है। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर चर्चा करी थी कि शिक्षण, व्यवसाय और कार्य संतुष्टि की जब हम बात कर रहे हैं तो शिक्षण एक व्यवसाय है। मैंने आपको ये कहा कि शिक्षा के रूप में अगर हम कहें, शिक्षा एक बाजारीकरण है जिसमें ज्ञान देना और सीखने की सुविधा देना होता है। ये लेके चलिए कि एक दुकान है, दुकान से आपने कोई पैसा दिया, पैसे के बदले आपको जो आपने जो वस्तु खरीदी है वो वस्तु उस दुकान से आपको प्राप्त हो जा रही। जैसे कि आप मॉल में जाते हो, मॉल में जाते हो आप, जो जो चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो उस जो आपको दिखती हैं तो उसको अपनी सुविधा अनुसार खरीदते हो और ले आते हो। तो उसी प्रकार से जो शिक्षण के रूप में अगर हम बात करें, शिक्षा भी एक क्या है, व्यवसाय है जिसमें ज्ञान देते हैं और सीखने की सुविधा वहाँ पर प्रदान होती है। और छात्रों के जीवन जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालना इसके अंतर्गत क्या है, शामिल होता है। हम क्या करते हैं कि जब हम व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, शिक्षण व्यवसाय के अंतर्गत हमारा जो मूल उद्देश्य होता है, एक तो ज्ञान देना होता है और सीखने की सुविधा प्रदान करना होता है। और इससे क्या होगा, जो छात्र है, छात्र के व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं विकास करना होता है और उसके संपूर्ण जीवन में एक सकारात्मक क्या है, पॉजिटिव एनर्जी उसमें डालने की हम कोशिश करते हैं। और शिक्षकों को अपने काम से संतुष्टि पाने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करने की निष्ठा और स्पष्ट से इरादा होना चाहिए। अगर देखिए कोई भी, अगर आप मान लीजिए कल के डेट में आप प्रवक्ता बन जाती हैं तो आप बेसिकली ही आप उस धन को प्राप्त करने के उद्देश्य से तो नहीं लगी हो। अब मान लीजिए आप तो ज्वाइनिंग आपकी हो गई है, आपको पता है कि मुझे महीने के अंत में मुझे पैसा मिलना ही मिलना है, आप पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, आप छुट्टी चले जाओ, तो भी आपको पैसा मिलेगा। मगर अगर आप नियुक्त हो गए हैं तो आपको शिक्षक को अब क्या होना चाहिए, अपने काम से संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। ये आपको गिलानी कभी फील नहीं होनी चाहिए, यार मैं एक शिक्षक के तौर पे कार्यरत हूँ और मैं ही अच्छी तरह पढ़ा रहा हूँ। आप यदि आपका हृदय मन ही आपके जो दिनचर्या से असंतुष्ट नहीं है तो क्या छात्र आपके जो चीज़ों से संतुष्ट हो पाएगा? कतई नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली हम कहते हैं कि शिक्षक को अपने काम से प्यार होना चाहिए, होना चाहिए नहीं। हर कोई कहता है कि अपने काम से हमें अगर प्यार है तो वो काम बहुत बेहतरीन हो सकता है, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत के साथ करें तो पूरी कायनात क्या होती है, आपके उस कार्य को अप्रिशिएट करने में जद्दोजहद कर देती है। तो बेसिकली है शिक्षक का भी वही होता है कि अपने काम को संतुष्टि से करने के लिए क्या करता है, अपने कर्तव्य का जो उसको दायित्व दिए गए हैं उन दायित्वों को किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट में ला रहा है और वो जो वो उसका क्या मोटिव है उन चीज़ों को करने, वो क्या करना है स्पष्ट और उसका इरादा होना चाहिए एकदम मजबूती के साथ। और कार्य संतुष्टि किसी कर्मचारी चारी की उसके काम के प्रति सामान्य अनुभूति होती है, इसी तरह की अभिप्रेरणा होती है जिसमें कर्मचारी को अपना काम करने में आनंद आता है। देखिए, मान लीजिए बेटा कि आपने एक व्यवसाय चुना है। आप मान लीजिए आप शिक्षक बनना ही क्यों चाहती, आप डिफेंस में क्यों नहीं गई, अगर आप, मैं कहूँ अगर आप जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें क्यों नहीं गई, अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में क्यों नहीं गई, ऐसे बहुत ढेर सारे ऐसे ऑप्शन थे। आपने एजुकेशन ही क्यों चुना, बताइए। क्योंकि सर मुझे पढ़ाना और पढ़ना अच्छा लगता है। तो बेसिकली आपका जो जिसमें आपको संतुष्टि है, होता है ना कि हम बेसिकली आज के पेरेंट्स जो होते हैं तो जो बच्चा जो करना चाहता है उससे इतर उसको अपने अनुसार चीज़ों को क्रियान्वित करने की प्रयत्न करते हैं। कहते हैं कि अगर बच्चा कहता है कि अगर मैं अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ तो बच्चा के मम्मी पापा कहते हैं नहीं तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है। तो कहीं ना कहीं बच्चा, अगर किसी बच्चे के साथ आप इस तरीके से करोगे, क्या वो अपने कार्य क्षेत्र में संतुष्टि प्राप्त कर पाएगा? नहीं, नहीं कर पाएगा, क्योंकि नहीं कर पैशन पाएगा। होता है ना, किसी चीज़ को पाने का एक पैशन होता है कि यार मुझे पायलट बनना है, मेरा पैशन है कि यार मैं पायलट बनना चाह रहा हूँ और तुमने मुझे बना दिया है एक टीचर। तो मेरे ख्वाब हैं उड़ने वाले और तुमने मुझे एक धरातल पर स्थिर कर दिया, तो मैं अपने कार्य से संतुष्ट नहीं हूँ। अब बहुत ढेर सारे ऐसे लोग होंगे अभी जो जो कार्य करना नहीं चाहते। अब मान लीजिए बहुत से ऐसे हमारे साथी भी हैं जो अब पीएचडी कर चुके हैं, उसके बाद नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, मगर जैसे प्रवक्ता जैसे संवर्ग की जैसे परीक्षाओं को उत्तीर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही, कंपनी में जॉब करनी पड़ रही, जो वो डिजर्व नहीं करते हैं, मरे मन से उसको करना पड़ रहा है। क्या वो
मने मरे मन से अगर उस कार्य को संपादित कर रहे हैं तो वो क्या उस कार्य में जो संतुष्टि प्राप्त तो होगी नहीं उनको। तो वो कर्मचारी का जो काम के प्रति जो उसकी अभिरुचि होनी चाहिए थी, वो अभिरुचि पूरी तरीके से नहीं होगी। वो जो कार्य कर रहा है वो कार्य उसको अभिप्रेरित कभी नहीं करेगी, उसको हमेशा डिमोटिवेट ही करेगी। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करो, आपका सपना था कि अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर बनूं, और आप किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हो, तो आप आपका मनोबल कभी ऊपर बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा ना, नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि आपके नहीं सर। समकक्ष जो हैं, जो लग गए हैं, आप जो दिन रात प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो और वहाँ पर आपको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हो, और उसके एवज में भी आपको बहुत लंबे घंटे लेक्चर देने हैं, या कहीं आपको अगर 10,000 भी रुपये दे रहे तो उसको 20,000 का आपसे कार्य करा रहे थे। तो बेसिकली ये, लेकिन तो वो अपने आप से अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होगा, मगर अपनी जिंदगी की जो गाड़ी है उसको पटरी पर आगे धक्का मार रहा है, धक्का मार रहा है। तो वो संतुष्ट कभी अपनी जिंदगी में नहीं होता है ना, कभी कभी वो किसी चीज से अप्रिशिएट हो सकता है, नहीं हो सकता है। जिससे क्या होगा, कर्मचारी क्या होगा, जो भी जो एम्प्लॉय है वो क्या करेगा, अपने काम से कभी पसंद नहीं होगा। अगर आपको आपके जो चॉइस है उस चॉइस के आधार पर आपको अगर जॉब मिल गई, तो आप शानदार तरीके से उसको क्या करोगे, संपादित करोगे, और आपकी जो आशंकाएं हैं, या कहें जो आगे बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं, या कहें जो उसके आपके आगे बढ़ने की जो संभावना है, वो क्या हो जाए, प्रबल हो जाती है। और अब आप अपने उस गंतव्य स्थान को लेकर आप अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए जाते हैं। तो आप पीछे तो बैक नहीं हो रहे हो ना, आप हमेशा क्या हो रहे, आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्या आप पब्लिक स्कूल में कोई टीचर आगे बढ़ सकता है? तो जो टीचर है वो टीचर ही की तरह ही रहेगा, वो प्रिंसिपल तो नहीं बन जाएगा ना, बनेगा सर बन जाते हैं। कहाँ? कितना प्रतिशत बनते हैं बताइए? अब मेरा 2 पल के लिए बताइए। हाँ, प्रतिशत कम है, लेकिन नौ। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप नहीं नहीं, बनोगे। अगर मैं कहूँ मेरे विद्यालय में, अगर मैं एक विद्यालय को संचालित कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा मेरी वाइफ प्रिंसिपल बने, मैं चाहूँगा मेरी जो भाई की वाइफ बने, मेरा भाई वो बने। मैं चाहूँगा नहीं कोई टीचर आके उस गद्दी पे बैठे और मेरे विद्यालय पे अपना कंट्रोल करे, कभी भी नहीं चाहूँगा। आप भी होंगे तो आप भी बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी संभावनाएं कम है। आप अगर हाँ कह रही हैं तो 1% होंगी, 1%, 99% तो नहीं है ना। अगर 1% अगर बन भी गया कोई प्राइवेट सेक्टर पे, तो बड़ी बात है अपने आप में। तो बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है, शिक्षण व्यवसाय की बात करते हैं। तो शिक्षा को हमने किस तरीके से व्यवसाय, हम कह रहे हैं कि कर्मचारी एम्प्लॉय क्या होता है, अपने काम को लेकर जब एकदम क्या होता है, खुश हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ आप देखिए, शिक्षण व्यवसाय और कार्य संतुष्टि से संबंधित कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, पहला पॉइंट है कि शिक्षण के प्रति उत्साह से कक्षा में सहभागिता बढ़ती है और साथ ही छात्र सफल होते हैं। मान लीजिए आप जैसे आप एनर्जी जैसे अभी आप में भरी पड़ी है, मान लीजिए आपका कलकत्ते में सिलेक्शन होता है, पहली दफे जिस दिन आप कक्षा में जाओगे, तो आप आपके अंदर वो क्या उत्साह होगा। बेसिकली आप पढ़ा रही हो, मैं वो समझ रहा हूँ। अगर आप जिस प्रवक्ता जो आपका जो गोल था ना, जो उस गोल को जब आप अचीव कर लेते हो, जब आप उस सरकारी उस तंत्र में जाते हो जहाँ पर आपको बहुत अच्छी सैलरीज मिल रही हैं, और आपके लिए जो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर एक ऐसा माहौल देखना पड़ता है, ऐसे बच्चे आपके सामने होते हैं, उन बच्चों को आपने क्या करना है, एक जो हमारे सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो गधेरे के वो पत्थर है, और उन पत्थरों को आपने तराश कर जो महानगरों में जो पढ़ रहे हैं, जो शहरों में पढ़ रहे हैं, उसके समकक्ष उस पत्थर को नगीने के तौर पे पेश करना है, वहां तक अब उस बच्चे को पहुंचाना है। तो बेसिकली आप क्या, जब पहले दफे जाओगे तो उत्साह आपके अंदर होगा, क्या खुशी के साथ आप जाओगे, क्या आप सोचोगे कि मेरे जिस कक्षा में मैं जा रही हूँ, इस कक्षा का बौद्धिक स्तर में शानदार करूंगा। आप में एक जोश होगा, तो वही जोश आपको देख के आपके जो छात्र हैं उनमें भी वो जोश भरेगा, तो निश्चित रूप में बच्चे क्या होंगे, सफल होंगे। एक अच्छे शिक्षक और धैर्य, सहानुभूति, संचार और समझ के व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करेंगे। जब हम कहते हैं कि हम अपने कार्य की बात करते हैं, हम कार्य की या व्यवसाय की संतुष्टि की बात करें, हमारा कार्य क्या है, शिक्षण व्यवसाय हम कर रहे हैं, अब हम कार्य की संतुष्टि क्या, हमारे एक अच्छे शिक्षक का धैर्य अच्छा होना चाहिए। ये जो शिक्षक है वो धैर्यवान होना चाहिए, उसमें सहानुभूति होनी चाहिए, और उसमें एक इस तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए कि संसार होना चाहिए, उसमें समझ होनी चाहिए, और वो व्यवहारों को किस आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है, तो ये बेहतर हो सकता है। और देखिए तीसरा पॉइंट कहता है कि प्रधान
कर्मचारियों को अध्यापक के व्यवहार पर नज़र रखनी चाहिए और उसमें शिक्षण के प्रति उत्साह बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, पब्लिक स्कूल में बेसिकली ये चीज़ें होती हैं कि टीचर, अगर मैंने टीचर को नियुक्त किया है तो मेरी कोशिश ये रहेगी ना, अगर मैं मैथ के टीचर को अपॉइंट कर रहा हूँ तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि वो बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, वो काम चोरी ना करे। अगर वो काम चोरी करे तो उसको मैं वार्निंग दूंगा, 2-3 वार्निंग दूंगा, तीसरे वार्निंग में उसको मैं डिस्चार्ज कर दूंगा। तो उससे बेहतर, अब अगर ऐसा मान लीजिए 2 पल के लिए बच्चा, एक मुझे ये बताइए, अगर आपके विद्यालय में कुछ टीचर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, अगर आप उनमें से एक टीचर पे कार्रवाई कर लोगे तो क्या अन्य टीचर सही लाइन पे आ जाएंगे या नहीं आएंगे? सर कुछ समय के लिए तो बिल्कुल आ जाएंगे। नहीं, वो चीज़ बिल्कुल सही कह रहे हो, तो कुछ समय के लिए नहीं, वो एक ऐसा समय, अगर आज आपने किसी टीचर पे कार्रवाई कर दी है तो उसका जो प्रभाव होगा वो 6 महीने तक होगा। अगर 6 महीने तक उसी तरीके से अगर आपने, प्रिंसिपल ने विद्यालय को संचालित करना होता है तो वो क्या होता है, टीचर के साथ उसकी नोक झोंक भी होती है, आपसी मतभेद भी पैदा हो जाते हैं, मगर वो चीज़ें देखनी नहीं है प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल को पूरा विद्यालय देखना है, पूरा विद्यालय को संचालित करना है, उसी को आगे जवाब तलब करने होते हैं सारी चीज़ें। तो क्या होना चाहिए, प्रधानाध्यापक को, जो शिक्षक है उसके व्यवहार पर नज़र रखनी चाहिए, उसके शिक्षण गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए। अगर वो शिक्षण गतिविधि नहीं करता है तो उसके उत्साह को कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा कि यार प्रधानाध्यापक कभी समीक्षा बैठक करेगा तो समीक्षा बैठक में जो डिमोटिवेट जो टीचर हैं, जिनका प्रतिशत अच्छा नहीं हो रहा है बोर्ड में, तो उनको कहेंगे आप कर सकते हैं, आप पे वो चीज़ें हैं, तो टीचर कहेगा यार मेरे जो जो मेरे लीडर हैं अगर वो इस तरीके से कह रहे हैं तो हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता है। तो बेसिकली ये होता है, अब कार्य संतुष्टि में व्यक्ति की एक सुखद और धनात्मक सामूहिक अनुभूति होती है। अब देखिए, जब क्या होता है, जब टीचर कोई होता है तो अपने जब कोई भी कार्य हो, मैं टीचर की बात नहीं करता, हम यहाँ पर अभी शिक्षण की बात करें तो यहाँ पर टीचर को ही हम यहाँ पर रखेंगे। तो जब हम किसी अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं जिससे हम संतुष्टि प्राप्त होते हैं तो हमारा खुद का एक नेचर होता है कि हम व्यक्तिगत क्या होता है, उसकी जो भावनाएं होती हैं जो उसमें सराबोर होकर कहीं ना कहीं हम खुश होते हैं, और हमारे अंदर क्या होता है, जैसे हम कहते हैं धनात्मक, हमारे पॉजिटिव एनर्जी हमें कहीं ना कहीं सम्मोहित होते हैं। पॉजिटिव एनर्जी से हम क्या होते हैं, प्रतिभूत होते हैं, और हम क्या होते हैं उससे आनंदित हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होती, और कार्य संतुष्टि का अनुमान इस आधार पर लगाया जा सकता है कि कोई कर्मचारी अपने परिप्रेक्ष्य से क्या प्रत्यय रखता है और उससे वास्तव में क्या मिल रहा है। देखिए, अगर हमने किसी कर्मचारी की अगर हम बात करें तो वो उसके अनुमान, जो कार्य संतुष्टि की अगर बात करें तो उसके अनुमान इस आधार पर लगाया जा सकता है कि कोई कर्मचारी कितना संतुष्ट है। अगर आपने कोई चीज़ उसको दिया है, अगर वो बहुत शानदार तरीके से कर रहा है तो वो आपको बहुत ही उत्सुकता है, उसको लग पता है कि भैया मुझे टीचर बनना है, तो मैं टीचर बन गया। तो आपको मान लीजिए कोई टीचर नहीं बनाया, यार चलो बेरोजगारी है, चलो कुछ नहीं है, मैंने किया है तो चलो टीचर बन जाते हैं, चलो वहाँ अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। तो जो एक तो उस जिसका पैसन है, अगर एक वो आर्क है और एक दूसरा वाला आर्क है, तो दोनों में विविधता रहेगी नहीं रहेगी? जी सर तो रहेगी। कैसे रहेगी, उसमें क्या विविधता रहेगी? सर जो अपने पैशन के साथ आया ना वो काम को एंजॉय करेगा, और जब हम अपने काम को एंजॉय करते हैं ना तो फिर हमें वो बर्डन नहीं लगता। हमें कितना भी काम दे दिया जाए, कितना भी टाइम दे दिया जाए कि आप इस काम को कीजिए, तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। और जो रूठे हुए मन से आएगा उसे यही लगेगा, अरे इतना काम दे दिया, बच्चे तो सुनते ही नहीं है, हमारा तो कॉपी करेक्शन ही नहीं होता है, टीचर तो हम प्रिंसिपल तो हमें ही बोलता है, उनके यही फिर वो रहते हैं। फिर वो अपने आप भी मानसिक रूप से बीमार रहेंगे और बच्चों को भी पीछे कर देंगे, बच्चे फिर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो इसका जो हमने जो चौथा पॉइंट किया है तो आपने उसको पूरी तरीके से बता दिया है। तो यही चीज़ें होती है। अब हम कहते हैं जब सभी व्यवसायों में अगर हम जितने भी, अगर हम पूरे एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं, हमें कहाँ रोजगार की, अगर हम सभी रोजगारों की बात करें, जितने भी जो सेक्टर हैं जहाँ पर हमें रोजगार मिल सकता है, उन सभी व्यवसायों की अगर हम बात करते हैं, उसमें शिक्षा की अगर बात करें, हम शिक्षा की बात करें, उसमें शिक्षा एक ऐसा व्यवसाय होता है जो समाज में सर्वाधिक सम्मान और साथ ही प्रतिष्ठित प्राप्त करता है। आपने देखा होगा ना कि एक शिक्षक होता है, चाहे आप मान लो जो आप 18 साल की हैं, 18 साल के पश्चात आपने मान लो 22 साल में या 20 साल में या 21 साल में लोग लेके चलो कि 21 साल में आप टीचर बन गए, ठीक है।
आप टीचर बन गए तो 21 साल की अगर हैं तो गांव का कोई भी, अगर कोई रास्ते में अगर कोई भी मिल रहा है, चाहे आपसे बड़ा हो, आपके पिताजी की उम्र में हो या फिर दादा की उम्र का हो, तो वो भी आपको क्या करेगा, गुरुजी प्रणाम। क्योंकि समाज में आपका जो उम्र है वो उम्र नहीं देखी जाती, उसमें आपका पद देखा जाता है। वो पद कौन सा है, आपका गुरु का पद है। तो गुरु क्या है, समाज में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो क्या है, समाज का निर्माण करता है। वो यदि समाज का निर्माण करता है इसलिए होगा क्योंकि उसके द्वारा जो पढ़ाया हुआ जो व्यक्ति है वो क्या है, समाज को एक नई दिशा वो गति देता है। तो कहते हैं ना कि जो आईएएस बनते हैं वो किसके माध्यम से बनता है, वो टीचर के माध्यम, खुद वो आईएएस नहीं बनता है मगर वो आईएएस जैसे लोगों को बनाता है। तो कहने का मतलब है कि जो व्यवसाय है, जो शिक्षा व्यवसाय है, वो क्या है, समाज में एक सार्वजनिक प्रतिष्ठित पद है। अब देखिए, आप कह रही थे ना कि क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि सभी व्यवसाय में शिक्षा एक ऐसा व्यवसाय है जो निम्नलिखित में से चीजों को प्राप्त करता है। ठीक है, वो कहेगा कि सम्मान एवं प्रतिष्ठा का पद, या प्रतिष्ठा केवल प्रतिष्ठा का पद, या केवल व्यवसायी का पद, या निम्न में से कोई नहीं। समझ में आ रहा है? जी तो सर। उसमें क्या बनेगा, सम्मान एवं प्रतिष्ठा का पद। सम्मान और तो प्रतिष्ठा का आपको पद। समाज में क्या मिलता है, जब आप टीचर बनती तो आपको एक सम्मान इज्जत मिलती है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सम्मान मिलनी नहीं मिलना, तो सम्मान जी आपके सर, जी सर। बच्चे कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई आपने जी। कार्य क्षेत्र देखा कि यहाँ पर जितना आपको जो पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही, जो सम्मान प्राप्त हो, अन्य किसी व्यवसाय में देखने को मिल रहा है? नहीं सर। आपको मान लो 50 बच्चे हैं, 100 200 बच्चे हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, आप थक जाते हो। अगर मैं स्कूल में जाता हूँ तो मेरे कमरे से बाहर निकलते हैं जब बच्चे मिलते हैं, तो सर नमस्ते, मेरे को बस मैं स्कूल पहुंचते पहुंचते मैं खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो कहते कहते मैं थक जाता हूँ। तो बेसिकली क्या है, तो बच्चे आते हैं तो मैं मेरा एक ये लेके चलो कि मेरा एक खुद का एक वो है कि मैं हर किसी से, चाहे वो मेरे बच्चे हों या कोई भी हो, मैं हमेशा अपने मैम लोग भी होते हैं तो मैं उनसे हमेशा खुश रहो ही बोलता हूँ, कि एक होता है ना कि बच्चा हमेशा खुश रहे तो मुझे वो अच्छा लगे। तो बेसिकली हमारा ये रहता है। तो इससे मुझे क्या है, कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा मिल रही है, सम्मान मिल रहा है ना वो, क्योंकि ये जी व्यवसाय, सर। क्योंकि वो डिफरेंट है। शिक्षण केवल एक व्यवसाय है, ना केवल एक व्यवसाय है, बल्कि सभी व्यवसायों में जननी भी इसे माना जाता है। क्यों, एक चीज इसने कहा कि सभी व्यवसायों की ये जननी है, ये क्यों कह रहा है? क्योंकि सर चाहे कोई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जब मतलब कुछ भी ट्रेडर बने, मतलब क्या बोलते हैं, व्यापार करने वाला बने, उन सबको शिक्षित तो शिक्षक ही करता है। बिल्कुल ठीक। अगर शिक्षक ना हो, क्या जितने भी व्यवसाय हैं, क्या उनका उदय हो सकता है? नहीं सर, नहीं। अगर जब से हमारे भारत में शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ है, जब से हमारा भारत में कहीं ना कहीं शिक्षा की जड़ें मजबूत हुई, तो आज हमारा भारत कहीं ना कहीं प्रकृति पथ पर अग्रसर है। आपने हमारे जी सर, प्रधानमंत्री जी मोदी जी सर। का एक स्टेटमेंट सुना होगा, जब वो विदेश में गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसे देश में, मैं सोचता था कि मैं ऐसे भारत ऐसे देश में क्यों पैदा हो गया हूँ जिस देश में सांप सपेरे वाला देश है, मुझे उस देश में नफरत है, कह रहे थे। तो आज जब ग्रोथ करी तो आज उन्हीं को ही ये देश ने ऐसा पावरफुल व्यक्ति बना दिया ना। तो वो किससे हुआ, कहीं ना कहीं वो गुरु की कृपा से, जी वो सर, जी शिक्षा सर। के बलबूते हुए। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक उनकी पंक्तियां हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा को उस शेरनी के भांति समकक्ष रख दिया है, जो भी उस शेरनी का, हर कोई शेरनी का दूध पी लेता है? सब नहीं नहीं पीते सर। ना। शेरनी का दूध वही पिएगा जो जी। परिश्रम करेगा, और परिश्रम वही करेगा जिस पे वो शेरनी का दूध पीने की क्षमता हो। तो जब अगर वो दूध पिएगा तो निश्चित रूप में वो भी, उसकी दहाड़ भी बहुत शानदार होगी। तो व्यवसाय शिक्षण व्यवसाय की जब हम बात करते हैं तो वो एक जननी के रूप में आती है। तो जिससे कि आपने कहा कि ऐसे बहुत ढेर सारे ट्रेड से निकले, चाहे हम आईआईटी जैसे सेक्टर की बात करें, हम अगर हम मेडिकल की बात करें, या फिर हम जितने भी हमारे प्रौद्योगिकी या इंडस्ट्रियों की अगर बात करें, या फिर हम जितने भी कोई भी ओवरऑल ए से लेकर जेड तक अगर कुछ भी है तो वो सारे शिक्षा के बलबूते ही हुआ है। अगर हम कहते हैं कि अगर शिक्षा ना होती तो
सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाए, हमें ये नहीं पता होता है कि हम चीज़ें क्या कर रहे हैं, हम ना कंप्यूटर के बारे में जान पाते हैं ना हम किस चीज़ें। आज शिक्षा को ही अगर देखिए, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि क्वेश्चन बताए शिक्षा व्यवसाय में शिक्षा को जननी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, हाँ या ना। कभी इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन बताए कि शिक्षा के अंतर्गत कि जो व्यवसाय शिक्षा के अंतर्गत क्या शिक्षा को जननी के रूप में वर्णित किया जाता है, किस रूप में? तो ये जी हाँ। तो उसमें व्यवसाय रूप में जननी के रूप में सभी चीज़ों का उदय किसके माध्यम से हुआ है? इसी के माध्यम से हुआ, तो ये जननी के रूप में हुआ। शिक्षा के तो थे। देखिए क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण को जी अगर सर। हम देखें, जो हम चीज़ें देख रहे हैं, अगर हम इसके नज़रिए से देखें तो शिक्षण व्यवसाय क्या है? उत्तरदायित्व से पूर्ण व्यवसाय है। देखिए हम अगर हम कोई अगर हम कहें कि जो शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा क्या कहता है? शिक्षा की जड़ें हमेशा क्या होती हैं? क्या होती हैं? कड़वी होती हैं या गहरी होती है? बताओ। गहरी। गहरी होती है। गहरी गहरी। शिक्षा की जड़ें हमेशा क्या होती है? गहरी होगी। जितनी गहरी वो जड़ें होंगी तो उतना क्या होगा? बेहतर चीज़ें होंगी। तो बेसिकली हम ये बात कर जी रहे सर। हैं कि शिक्षण व्यवसाय उत्तरदायित्वों से पूर्ण व्यवसाय के रूप में है। अब देखिए शिक्षा को पूरी तरीके से व्यवसाय के रूप में, इसको व्यवसाय का जननी के रूप में माना गया, तो ये व्यवसाय इसका उत्तरदायित्व तो यही रखेगा ना। जी सर। जी सर। सर एक पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं ना कि सामाजिक सद्भावना में भी शिक्षा का बिल्कुल। बहुत बड़ा बिल्कुल योगदान है, क्योंकि हमारे पास मुस्लिम बच्चा भी है, सिख हमने भी हमने है, ये कहा ना। और हम कम्युनल वायलेंस बिल्कुल में बिल्कुल नहीं बिल्कुल जाते। बिल्कुल। हमने एक चीज बात करते हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा को हमने किस रूप में देखा? समता समानता की बात करती है, नैतिकता की बात करती है। जी। जब हम समता समानता की बात करते हैं तो जी सर। समता समानता सभी को एकजुट लेके बात कर रही है। शिक्षा क्या करता है? स्वर्णांगी जी विकास सर। की जब हम बात करते हैं, स्वर्णांगी विकास की मतलब क्या है? स्वर्णांगी विकास की जब हम बात करते हैं तो जब हम समानता और समता की जब बात करें, स्वर्णांगी बात सभी को लेके चलने की बात करी जाती है। तो यहाँ पे जैसे आपने कहा कम्युनिटी की बात करी, जैसे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो है, तमाम चीज़ों को ये रखा जाता है। तो बेसिकली हमें किसी पे भेदभाव नहीं करा। शिक्षा के अंदर यही कहा गया है कि अगर आप शिक्षक के तौर पे हो तो ना वहाँ पर आपको किसी की जाति देखनी है, ना किसी का लिंग देखना है, ना किसी की गरीबी देखनी है, किसी की ना वो है, कुछ ही नहीं देखना है। सिर्फ आप एक शिक्षक के तौर पे हो तो शिक्षक के रूप में ही आपको सभी बच्चों को एक समान रखना है। अब मान लीजिए जब बाबा साहब पे जुल्म सितम हो रहे थे और उसको पानी तक नहीं पिया जाने दे रहा, उसको कक्षा कक्ष में नहीं बैठा, अगर बाबा साहब अगर उस कक्षा कक्ष में बैठ जाते तो क्या वो पूरी कक्षा अछूत हो जाती, या शिक्षक का जो ज्ञान होता वो क्षणिक हो जाता? तो उससे बाहर ये अपने घर से टाट का बोरा ले जाया करते थे, वो बाहर बैठा करते थे, और जो कक्षा कक्ष में जो बच्चे पढ़ते थे तो वो दूर बैठा थे, तो वहाँ से भी उस बच्चे ने इतना ध्यान दिया कि गुरु की बात को सुना और उसने उसको इम्प्लीमेंट अपने जीवन में करा। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें बाबा साहब आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। अगर हम कहें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड फादर अगर जब हम कहते हैं तो इसके भारत के जो रचयिता हैं, तो अगर वो कहें तो वो भी किसी गुरु के बलबूते ही तो पहुंचे हैं। जी तो सर। अब जी सर। बेसिकली उस गुरु ने की क्या अत्याचार करा क्या नहीं करा, वो अभी दो पल के लिए हम थोड़ा सा उसको साइड लाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने कहा जो शिक्षा है जननी है। अब बेसिकली अगर हम कहें अब यहाँ पर जैसे आपने कहा कि जो बातें आपने सामने रखी, तो ये इन्हीं चीज़ों को इंगित करती है। तो हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि बाबा साहब ने कि जो इस तरीके से किया, अगर बाबा साहब को भी सभी के साथ बैठने उठने बैठने देता, एक ही साथ थाली में खाने और सब चीज़ें रही, तो हमारा समाज कैसा होता, किस तरीके से होता? तो और बेहतर होता। बाबा साहब जैसे कितने लोग और निकल के आते ना। जी सर। तो ये चीज़ें, जी अब सर। देखिए एक चीज़ अभी आपने देखा होगा कि हमारे राजनीति के अंतर्गत अगर हम बात करें तो शिक्षक की अगर हम बात करते हैं, शिक्षक एक हमने कहा कि समाज का जननी के रूप में है। अगर हम सभी व्यवसायों के जननी के रूप में, राजनीति व्यवसाय भी तो एक राजनीति व्यवसाय ही है वो। राजनीति का जननी भी जी कौन सर। है? जी वो सर। भी एक शिक्षक ही है। आज आपने देखा होगा एक ओझा है, ओझा सर, आपको देखा होगा, पढ़े होंगे आपने। तो हाँ सर, दिल्ली में आप हाँ, पार्टी ने दिया अगर है उन्हें कोई टिकट। देखिए कभी भी देखना, चाहे मीडिया हो चाहे कुछ ये नेता हो, उनका विरोध क्यों कर रही है? जानते हैं क्यों कर रही है? कभी भी कोई भी नेता ये नहीं चाहता है कि शिक्षक, जो ऐसे पढ़े लिखे शिक्षक अगर राजनीति में आ गए तो उनका करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब वो राजनीति में आएंगे तो वो शिक्षा
समता जैसी बातों की बात करेंगे, वो एजुकेशन पॉलिसी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अनपढ़ों के हाथ में देश गया है तो हमारे जो स्थिति बनी है वही होगी। अगर पढ़े लिखों जैसे ऐसे गुरु, जैसे मैं तो करूँगा, जैसे खान सर को भी आना चाहिए, दिव्य प्रकाश कीर्ति सर को भी आना चाहिए, बड़े बड़े मंत्रालय उनके पास होने चाहिए, जिससे कि समाज में बेहतर चीज़ें हो सके। समाज जो आज शिक्षा में जो जो चीज़ें हमारी गिरावट देखने को मिले वो बेहतर हो सकते हैं। आज हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में रिसर्च नहीं हो पा रही है, हमारे देश में स्रोत कार्य नहीं हो पा रहे। हम जो कट पेस्ट वाले जो थीसिस चल रही हैं, तो हम तो पते से तौर पर कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम कहें तो हमारे जो वर्तमान समय में 2024 का जो वार्षिक बजट जारी किया गया था, तो उसमें हमारे शिक्षा के प्रति कितना रखा, 2.5% बजट रखा है। तो ये भारत जैसे इतना बड़ा देश में शिक्षा के मजाक करके रखा है। ऊँट के मुंह में जीरा भी, ये वाला कहावत भी बहुत छोटी पड़ गई इसके। तो 2.5 बजट क्या होता है भैया? आपने अपने सांसद निधि में इतना पैसा रखा है, वो तमाम चीज़ों के लिए रखा है। सेंटा विस्टा जैसे चीज़ें आपने बना दी, मूर्तियों जैसी चीज़ों में आपने 3,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। क्या इतना जो 3,000 करोड़ रुपया जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनाई, जो अब टूटने शुरू हो गई, तो उसके बदले आप शिक्षा के क्षेत्र में उस पैसे को खर्च कर देते, तो नई चीज़ें होती, सारी चीज़ें अलग अलग होती नहीं होती। जी तो सर। बेसिकली हमारा कहने का मतलब है, जो हम बेसिकली जो चीज़ों को हम नोट डाउन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम शिक्षा के प्रति कितना जागरूक हैं। तो टॉपिक ये है। अब देखिए, हमने कहा ये क्या कहता है, यहाँ पर मानवीय कार्यों में सर्वश्रेष्ठ और एक सर्वश्रेष्ठ और पवित्र कार्य है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कहा जाता है कि मानवीय कार्यों में शिक्षण और एवं ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ और पवित्र कार्य किसे माना गया है। मानवीय कार्यों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ और पवित्र कार्य किसे माना गया? याद रखना, क्वेश्चन बना रहा हूँ कि मानवीय कार्यों में शिक्षण को। सर्वश्रेष्ठ और पवित्र कार्य कौन सा माना गया। वहां पर आपको दिया जाएगा कि जो आपके प्रौद्योगिकी क्षेत्र, या फिर जो मेडिकल क्षेत्र दिया जाता है, शिक्षण दिया जा सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें दी जा सकती। तो जिसने डीप पढ़ा होगा वही बता पाएगा कि हाँ, ये जो कहा जाता है शिक्षण क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा के कार्य को ही सर्वश्रेष्ठ और पवित्र कार्य के रूप में वर्णित किया गया। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है बच्चा, जो कहता है कि शिक्षकों में क्या संतुष्टि है, क्या संतुष्टि है। एक प्रश्न मैंने यहाँ पर बनाया था। देखिए, शिक्षकों में कार्य संतुष्टि क्या है, शिक्षकों में क्या होना चाहिए। शिक्षा में शिक्षक का सबसे जरूरी गुण होता है सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। एक शिक्षक को आप अपने विद्यालय में ला रहे हो, एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में, अगर आप चाहते हो कि हमारे विद्यालय में सकारात्मक ऊर्जावान शिक्षक आए, उसके इतर एक ऐसा शिक्षक आए जो खुद ही नेगेटिविटी से भरा पड़ा है, तो वो क्या शिक्षा के सही गुणों का, सही मायनों को क्या अर्थ समझ पाएगा, बताइए। सर नहीं समझ पाएगा और बच्चों को भी कुछ नहीं समझा पाएगा, वो अपना ही रोना रोता रहेगा, नेगेटिव वाला। बस यहाँ पर यही कह रहा है ना कि भैया, ये कह रहा है कि शिक्षकों में कार्य संतुष्टि क्या है। तो कार्य संतुष्टि का मतलब होता है कि शिक्षा में जो शिक्षक का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, वो सकारात्मक दृष्टिकोण उसका रहना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ होना चाहिए। उसके अंदर का कभी भी निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव एक चार्ज होगा। हमने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें, जो छात्र होता है, वो छात्र शिक्षक को किस रूप में देखता है, आपको पता है? शिक्षक को किस रूप में देखता है? वो दर्पण के रूप में देखता है। शिक्षक क्या होता है? उसका दर्पण होता है, जिसमें वो अपने आप को देखता है। वो आईना होता है जो जो छात्र है अपने आप को देखता है। अगर आईना ही धुंधला होगा, क्या शिक्षक जो छात्र है, जो जो बच्चा है, वो अपना चेहरा उसमें सही तरीके से देख पाएगा? नहीं सर। वो कौन से शिक्षक में अपना सकारात्मक, जो पूरी तरीके से जो अपना चेहरे को साफ सुथरा देख सकता है, जिसमें अपनी छवि को प्रत्यक्ष तौर पर देख सकता है, किस में देख सकता है, कैसे टीचर में देख सकता है? जो सर पैशनेट हो और बहुत ही ज्यादा मतलब पढ़ाने वाला हो, और बच्चों के लिए टाइम अपना डिवोटी हो, फुली डिवोटी बिल्कुल। हो अब पढ़ाने यहाँ पर के देखिए, लिए। हमने कहा कि वो सकारात्मक गुणों से भरा पड़ा होना चाहिए। सबसे जरूरी गुण हमने कहा, क्या कहा कि भैया वो सकारात्मक गुणों का होना चाहिए, पॉजिटिविटी। कि शिक्षक में अपने जी सर। काम के प्रति संतुष्टि प्राप्त करने के लिए निष्ठा से कार्यक्रम का निर्वाह करने की वो क्षमता उसमें होनी चाहिए। अगर आपको मैंने कहा कि इंदु जी, आप कक्षा 12 के बच्चों को आप क्या पढ़ाए, साइंस पढ़ाइए, जो भी आप इंग्लिश पढ़ाइए, बेहतर तरीके से समझाइए। आपको मास्टर क्लास, आप अच्छा पढ़ा रहे तो एक्स्ट्रा क्लास आपको मिलेगी।
तो आपकी काबिलियत पे ही तो आपको एक्स्ट्रा क्लास दी जाएगी ना, कि हमें जी पता है सर। कि यार ये शिक्षक कर सकता है, इसके जी अंदर सर। वो क्षमता है। देखिए क्या होता है, जब कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जहाँ पर जो पद होते हैं वो रिक्त होते हैं, तो वहाँ पर समस्या होती है कि वो बच्चों को कौन पढ़ाएगा। बहुत से ऐसे टीचर होते हैं जो अपने कार्य के लिए पैशनेट होते हैं, जो कह सोचते हैं कि यार हम उस कार्य को कर सकते हैं, तो ऐसे शिक्षक आगे आते हैं, वो कहते हैं कि हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ाने में सक्षम है बोलते हैं, तो हम पढ़ाएंगे। तो उसमें क्या उसका पैसन है, वो चाहता है कि मैं पढ़ाता रहूं। आप कहते हैं कि ना मैं मेरा जो पैसन है वो पढ़ाने है, मैं पढ़ती भी हूँ, मैं पढ़ाना भी मैं मुझे अच्छा लगता है। तो ये क्या है, ऐसे शिक्षक क्या करता है कि भैया मुझे दूसरी क्लास भी दे दीजिए, तो कोई परहेज नहीं करते, क्योंकि उसे पढ़ाना ही तो है। और अगर ये कहता है कि ऐसे जो कर्तव्य वाले जो शिक्षक होता है, ऐसी क्षमता वालों में जो इरादा स्पर्श होना चाहिए, और नौकरी की संतुष्टि भी काम का भावात्मक और मनोवैज्ञानिक अनुभव का संयोजन कराता है। अगर आप अपने कार्य से संतुष्ट हो, मान लीजिए आप तो अच्छा कार्य करें, मगर आप जो संतुष्टि अगर अपने कार्य से है ही नहीं, क्या वो भावात्मक हो सकता है? वो कभी भी भावात्मक नहीं हो सकता, अभावात्मक होगा। भावात्मक कब होगा, जब आप खुश से हो, आपको पता चल रहा है कि यार मेरे को, मैं जो काम कर रही हूँ वो संतुष्टि भरा पड़ा है। अब मान लीजिए कोई बच्चा, कोई टीचर होता है, बेसिकली हम अगर पब्लिक स्कूल के टीचर में 2 10 5 6 हज़ार रुपये में जो काम कर रहे हैं, हम कहेंगे आप खुश हो? हम बिल्कुल खुश हैं। मगर वो उसके अंदर जो कौतूहल चल रहा है, उस कौतूहल को आप समझ नहीं पाओगे। या तो उसके घर वाले जानेंगे, या उसके अंदर का जो तूफान चल रहा है वो खुद ही से ही पता चलेगा। या तो वो उसका जो जो कौतूहल उसका जो हृदय मन में है, या फिर कक्षा कक्ष में स्पष्ट तौर पर दिखाई जाता है। बहुत से टीचर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालते हैं। अगर कोई टीचर बच्चों पे चिल्ला रहा है, या उनको गलत उल्टा सुल्टा बोल रहा है, या फिर उन पे ज्यादा चीख रहा है, तो मतलब क्या है? कि वो अपने अंदर से बहुत दुखी है, या तो घर में लड़के आया है या प्रिंसिपल से डांट खा के आया है। ठीक है, ये हो सकता है, मगर वो अपने कार्य से, कहने का मतलब वो अपने कार्य से संतुष्ट नहीं है ना? जी सर। जी वो सर। जी सर। संतुष्ट है ही नहीं भैया, तो वो हमेशा चिड़चिड़ापन रह रहा है। जी क्योंकि सर। चिड़चिड़ापन क्यों रहेगा? क्योंकि जो वो चाह रहा था वो उसको जीवन में प्राप्त नहीं हुआ। हुआ। लेकिन सर उसमें बच्चों की थोड़ी ही गलती है। हाँ, यही सही कह रहे हो। तो यही तो चीज देखनी है हमने। हमने जब शिक्षण व्यवसाय की बात करें, शिक्षक का कार्य की संतुष्टि की अगर बात करते हो, तो यही चीज तो है वो जो आप बता रही हैं।